अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन रह गए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए देखिए हमारा अच्छा मेरे ख्याल से टेक्स्ट क्वेश्चन सारे हो गए ना, शायद मैंने देखा नहीं और मैं चेक कर लूँगा, अगर नहीं हुए होंगे कुछ एक आध अगर रह गए होंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन ब्लू क्वेश्चन जो होते हैं एनसीईआरटी में हो गए होंगे तो ठीक, नहीं तो फिर मैं एक बार और चेक कर लूँगा। ठीक है, कोई नहीं, जब तक एनसीईआरटी के ये एक्सरसाइज तो कर लें। अगर जैसे बाई चांस नहीं हुए होंगे तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं करवा दूँगा। ठीक है, हाँ तो देखो हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो बैक एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है, हाउ डज द फोर्स ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड हाफ। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी जो अगर हम दोनों फोर्सेस मतलब कि देखो मैं तुम बताता हूँ, थोड़ा सा जस्ट ऊपर कर लेता हूँ उसको। देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान के चला है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। ठीक है, इसको m1 मानते हैं, इसको m2 मानते हैं। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि अभी इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स लग रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में कितनी लग रही होगी। अगर ये m1 है ये m2 है और बीच में r डिस्टेंस पर अगर ये रखें तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितनी लग रही होगी। वैसे कितनी फोर्स लगती है बताओ, कितनी फोर्स लगती है। तो देखो हमको फॉर्मूला पता है, अभी हमको कितनी फोर्स लग रही होगी, F = G m1 m2 अपॉन में r²। बताओ इतनी फोर्स ही तो लग रही होगी। लेकिन अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं इन दोनों मासेस के बीच में जो डिस्टेंस है ना उसको आधा कर दूं, आधा करने का मतलब मैं r को 2 से डिवाइड कर दूं, है ना। तो अभी ऐसे कह रहा है, देखो ये पहले है, ठीक है, होता क्या है ये होता है हमेशा, ठीक है, पहले ऐसा होता है, ठीक है, पहले कैसा होता है, पहले ऐसा होता है। अब ये कह रहा है अगर मैं m1 एंड m2 इन दोनों इनके बीच में जो r है, जो डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस तो r है ना, अब मैं इस डिस्टेंस को ना आधा कर दूं। आधा कैसे करूंगा, जो भी डिस्टेंस होगा, मान चलो अगर इसके नीचे 10 होगा तो मैं उसे 5 कर दूंगा, है ना, यानी कि 10 को मैंने किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करिए तो मेरा 5 आ गया। मतलब जिस किसी का भी आधा निकालना होता है उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब ये कह रहा है कि भैया इस दोनों मासेस के बीच में जो डिस्टेंस है ना उसको आधा कर दूँ, यानी कि हमने मान लिया r होगा तो आधा कर देते हैं, लो r/2 हो गया, r/2 हो गया। तो अब नई फोर्स कितनी निकल के आएगी, तो चलो अब नई फोर्स निकाल लेते हैं। देखो अब ये अलग अरेंजमेंट है, ठीक है। देखो इस फोर्स को मैं लिख रहा हूँ इनिशियल वाली फोर्स, आई से इनिशियल यानी पहले जो कहानी थी, अब और ये है फाइनल वाली फोर्स F, ठीक है। तो क्या होगा, क्या होता है फॉर्मूला, देखो G m1 m2 अपॉन में डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, r/2, r/2 और उसका स्क्वायर होता है नहीं होता है, बताओ होगा ना, ठीक है। चलो अब यहाँ से आगे सॉल्व करो, आगे क्या आएगा, G m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 बोलो, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे सॉल्व करो, देखो इसको ऊपर ले जाओ, जब भी 3 डिवाइड आ जाए तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा 4G m1 m2 अपॉन में r² बोलो, ठीक है। अब यहाँ से आगे सॉल्व होगा नहीं, यहाँ से आगे सॉल्व होगा नहीं। अब देखो जो नई फोर्स है ना वो कितनी आई है, नई फोर्स है वो कितनी आई है, मतलब पहली फोर्स के कितने गुना ज़्यादा आई है या पहली फोर्स के कितने गुना कम आई है। तो इस चीज़ को निकालने के लिए हमेशा डिवाइड कर दिया करो, या तो Fi को Ff से डिवाइड कर दो या फिर Ff को Fi से डिवाइड कर दो। जब भी कंपैरिजन करते हैं ना हम बेटा किसी चीज़ में कि भाई पहले जितनी थी फिर बाद में पहली के कितना गुना ज़्यादा आई या फिर कितना गुना कम आई, है ना, यानी कितना गुना बढ़ गई या फिर क्या हो गई, चेंज होके कितनी हो गई पहले गुना के कंपैरिजन में, तो हमेशा क्या करते हैं, या तो पहली वाली को बाद वाले से डिवाइड कर देते हैं, जो पहले था उसे बाद से डिवाइड कर देते हैं, या फिर जो बाद वाला था उसे पहले से डिवाइड करते हैं। आंसर हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
मैं एफ आई को एफ एफ से डिवाइड कर देता हूँ, एफ आई डिवाइड बाई एफ एफ, हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एफ एफ की वैल्यू कितनी थी, एफ आई की वैल्यू कितनी थी, जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर डिवाइड बाई एफ एफ की वैल्यू, ये देखो ये आई है एफ एफ की वैल्यू, क्या है 4g m1 m2 अपॉन में आर का स्क्वायर, ठीक। अब देखो अब ये चार चार डिवाइड आ गए, चार चार डिवाइड आ गए, ठीक है। अब जैसे ये चार चार डिवाइड आ जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, कहाँ पे सॉल्व करूँगा, जगह तो है नहीं। अब जो चार चार डिवाइड आ जाते हैं ना, तो पता है हम इसे कैसे करते हैं, देखो ऊपर वाले को तो ऐसे ही रहने देते हैं, यार यहाँ पे आएगा नहीं, ला दूसरा लेके आता हूँ। किस पे बताऊँ मैं, चलो यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे बता देता हूँ क्या थी वैल्यू, देखो वैल्यू थी एफ आई अपॉन में एफ एफ थी ना, ऊपर वाली वैल्यू कितनी थी, g m1 m2 अपॉन में आर का स्क्वायर, देन फिर एफ एफ की वैल्यू थी 4g m1 m2 अपॉन में आर का स्क्वायर। अभी चार चार डिवाइड आ गए, जब भी चार चार डिवाइड आ जाते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर वाले को तो ऐसे कैसे रहने देते हैं, ऊपर वाली थी ना ये, और इनटू कर देते हैं इसमें इसका, इस वाले का, लेकिन रेसिप्रोकल मार के, कैसे, आर को ऊपर ले आएंगे और इसको नीचे ले आएंगे, तो क्या करेंगे आर स्क्वायर अपॉन में g m1 m2। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, और 4 भी तो है, g m1 m2 से g m1 m2 गया, ठीक है। तो कितना बचा, एफ आई एफ एफ, देखो और आगे चलो, एफ आई एफ एफ बराबर ऊपर नीचे 1 बचा, नीचे कितना बचा 4, है ना। अब मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालनी थी फाइनल वाली कि बाद में कितनी हो गई ये फोर्स, है ना, बाद में कितनी हो गई ये फोर्स, निकाल लो। इस वैल्यू को निकालना है ना, तो इसे यहाँ पर ले आओ, इसे यहाँ पर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई हम इस तरह से कर देंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगी 4fi और ये इधर आ जाएगा एफ। तो देखो यहाँ से तुम देख सकते हो कि जो फाइनल वाली फोर्स है ना, जो बाद में जब तुमने चेंज कर दी थी, जब उनके बीच का डिस्टेंस जब तुमने चेंज कर दिया था ना, तो वो पहली वाली फोर्स के 4 गुना ज़्यादा थी। जब तुमने उसके डिस्टेंस को आधा कर दिया था ना, तो पता है उन दोनों के बीच में फोर्स कितनी लग रही थी, उन दोनों के बीच में फोर्स पहली वाली फोर्स के 4 गुना ज़्यादा लग रही थी, ये देखो, इसीलिए 4 टाइम्स लिखा है ना। बात आगे समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो आप क्या लिख दोगे, द न्यू फोर्स इज 4 times greater than the प्रीवियस फोर्स, ठीक है। आपका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर masses, why then a heavy object does not fall faster than a light object। समझे नहीं समझे, कुछ नहीं समझे बेटा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, वो बॉडी के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो बॉडी के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये देखो, ये हमारा फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला जो हमारा बेसिक फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो ये कह रहा है कि जो फोर्स होती है किसी भी दो बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स लगती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना। ऐसे तो लिखते थे हम, कैसे लिखते थे, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 और m2, ऐसे तो लिखते थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है जितनी ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा मास। मतलब अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स से मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब अगर फोर्स बढ़ी तो दूसरी चीज़ घटी। जैसे एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था ना आर के, तो आर घटा तो फोर्स बढ़ी और फोर्स बढ़ी तो आर घटा, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट रिलेशन है, ये डायरेक्टली रिलेशन होता है, इन्वर्सली रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन में दोनों चीज़ भाई भाई होती हैं, दोनों घटती हैं साथ, दोनों बढ़ती हैं साथ। इन्वर्स में एक घटती है तो दूसरी बढ़ती है, अपोजिट होता है। तो ये कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो दोनों मासेस के प्रोडक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। हमें ये चीज़ पता है, ठीक है। अभी आगे कह रहा है व्हाई द हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट। तो ये कह रहा है कि जो भारी ऑब्जेक्ट होता है ना, भारी ऑब्जेक्ट हल्के ऑब्जेक्ट से जल्दी क्यों नहीं गिरता है ना। भारी ऑब्जेक्ट हल्के ऑब्जेक्ट से जल्दी क्यों नहीं गिरता है। अगर देखो, अगर तुम किसी भारी चीज़ को और हल्की चीज़ को ऊपर से फेंकोगे ना, एक ही हाइट से मतलब गिराओगे, फ्री फॉल करवाओगे, तो वो दोनों सेम गिरेंगे, वो एक साथ गिरेंगे। अब तुम्हें मेरी बात ही झूठी लग रही होगी, है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये सच्ची बात है। तुम अगर हल्की चीज़ और भारी चीज़ को दोनों को एक ही सेम हाइट से अगर गिराओगे ना, तो वो सेम जगह पर ही, तो वो सेम स्पीड से ही गिरती हैं, मतलब साथ साथ गिरती हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि भारी ऑब्जेक्ट है तो वो पहले गिर जाएगा, है ना। भारी ऑब्जेक्ट है तो वो पहले गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर हम वैक्यूम क्रिएट कर दें ना, मतलब कि एकदम हवा, देखो अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई अगर मैं किसी पेपर को ऊपर से फेंकूं, पेपर को फाड़ के और पेपर को फेंकूं और वहीं से पेन को फेंकूं तो पेन नीचे गिर जाएगा, ये बात ठीक है। तो अब सर आपने तो गलत बता दिया, यहाँ पर तो पेपर मतलब लेट गिर रहा है, पेन जो है वो भारी है तो वो पहले गिर रहा है। तो देखो ये जो चीज़ है ना, ये एयर की वजह से होती है, ये एयर की वजह से होती है। देखो इस चीज़ को मैं तुम्हें आगे एक्सप्लेन करूँगा कि जो कागज़ है वो बाद में क्यों गिरता है। मतलब कागज़ को अगर तुम खोल के गिराओगे, खोल के, जैसे ये सामने ऐसे अगर मैं पेज को फाड़ लूँ और इस पेज को मैं किसी पेन के साथ सीधे सीधे गिराऊँ, एक हाथ में पेन हो, एक हाथ में पेन हो और एक हाथ में पेपर हो, दोनों को सेम हाथ से गिराऊँगा ना, तो पेन पहले गिर जाएगा, इस चीज़ को मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, ठीक है। लेकिन तुम सच्चाई समझो, सच्चाई देखो ये होती है कि चाहे भारी ऑब्जेक्ट हो, चाहे हल्का ऑब्जेक्ट हो, चाहे एक भारी हो दूसरा उससे हल्का हो, दोनों को अगर सेम हाइट से गिराओगे ना तो वो एक साथ गिरेंगे नीचे। ऐसा पता है कब होता है, ऐसा होता है, लेकिन अगर पेपर और पेन के बारे में अगर तुम बात करोगे तो उसके साथ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा केवल वैक्यूम के अंदर होता है, मतलब एयर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एयर जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वैक्यूम क्रिएट, अगर तुम वैक्यूम क्रिएट कर दो ना, वैक्यूम एयर को एकदम हटा दो, तो भारी चीज़ और हल्की चीज़ दोनों एक साथ गिरेंगी, ठीक है। तो अभी इसने ये नहीं बोला क्वेश्चन में कि वैक्यूम है, लेकिन वैक्यूम मान के चलो, वैक्यूम में चाहे हल्की चीज़ हो चाहे भारी चीज़ हो, दोनों एक साथ गिरेंगी। लेकिन वैक्यूम अगर ना हो तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है, तो पहले भारी चीज़ ही गिर जाती है, ठीक है। तो इसने वैक्यूम नहीं लिखा है इसमें, लेकिन अब क्योंकि ऐसा वैक्यूम में होता है तो हम इसे वैक्यूम मान के चलेंगे, ठीक है। तो देखो, तो बेटा भारी चीज़ और हल्की चीज़ एक साथ पता क्यों गिरती हैं, क्योंकि उनके ऊपर सेम एक्सेलरेशन लग रहा होता है बेटा। एक्सेलरेशन तो सब पे सेम लगता है ना, हल्की चीज़ पे भी 9.8 या फिर 10 और भारी चीज़ पे भी 9.8 या फिर 10, यानी कि दोनों की जो चेंज इन वेलोसिटी है वो सेम है। जब दोनों सेम स्पीड से अगर गिरेंगी, सेम चेंज से गिरेंगी, देखो अगर दोनों पर सेम एक्सेलरेशन लग रहा है मतलब कि दोनों की स्पीड सेम है, वो 10 से गिर रही है तो वो भी 10 से गिरेगी, ठीक है। एक्सेलरेशन क्योंकि सेम है ना भाई। ये मोटरसाइकिल या फिर वो थोड़ी है, मान के चलो दो बंदे जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो एक की कभी ज़्यादा हो जाती है,
कभी एक की स्पीड कम हो जाती है, तो वो कोई पहले रेस जीत जाता है, कोई बाद में रेस जीतता है। क्यों? क्योंकि उनका एक्सेलरेशन उनके हाथ में होता है। लेकिन जब भी हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो ग्रेविटी फ्री फॉल की जब बात करते हैं तो उस केस में एक्सेलरेशन सारी बॉडी पर सेम लगता है, वो चेंज नहीं होता, कांस्टेंट होता है सारी बॉडी ऊपर। 9.8 मतलब 9.8, चाहे कागज़ हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन सेम है तो दोनों की स्पीड सेम होगी और दोनों एक ही समय पर गिरेंगे, ठीक है। अच्छा, पता है समझ? चलो लिख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? द acceleration due to gravity of earth is not depends on the masses of an object due to which the heavier and lighter object fall at a same time on the ground। पता है सर? बॉडी का देखो, चाहे बॉडी भारी हो चाहे हल्की हो, एक्सेलरेशन उन बॉडी के मासेस पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे भारी हो चाहे हल्की हो, है ना। जब भी मैंने लिखा द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज नॉट डिपेंड ऑन द मासेस, बॉडी के या फिर ऑब्जेक्ट के मासेस पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कुछ बदल जाएगा ना, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। बॉडी का अगर मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन बदलता नहीं है। ग्रेविटी के केस में एक्सेलरेशन जो होता है वो डिपेंड नहीं होता, डिपेंड नहीं करता है मास पे, ठीक है। और ये सेम होता है, ठीक है, सेम होता है, जिसकी वजह से हैवी और लाइटर बॉडी एक साथ करती हैं, ठीक है। और भी कुछ लिखना था इसमें, इज़ नॉट सेम, इज़ नॉट डिपेंड ऑफ अर्थ इज सेम, अर्थ इज सेम कर लो एंड डज नॉट लिख लेना आगे, डज नॉट। कैसे लिखोगे? देखो ऐसे लिखना, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज सेम ऑन एवरी बॉडी। कभी कभी ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक में करते हो। कैसे लिखोगे? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज सेम ऑन एवरी बॉडी, यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, वो हर एक बॉडी पर सेम लगती है, ऐसे लिखना, ठीक है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज सेम ऑन एवरी बॉडी एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द मासेस, और मासेस पे डिपेंड नहीं करती है, वो सब पे सेम रहेगी, सबके लिए इक्वल है। वो डिपेंड नहीं करेगी कौन भारी है कौन हल्का है तो उसके लिए मैं चेंज हो जाऊँ, बता रही समझ? वो सबके लिए सेम रहती है क्योंकि वो मासेस पे डिपेंड नहीं करती, बाकी का सारा ऐसी कैसी, ठीक है। तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।